चलिए, ये फ्लिप नोटिस है। फ्लिप नोट क्या लिखना है? जीडीपी। कौन पी? तैयार है आप लोग? रेडी हैं? खून पानी हो गया आप लोग का, समझ में आया? और आप लोग उम्र के जिस मरहले पे है, इस मरहले पे पढ़ने का मन नहीं करता है, जाइए घर द्वार में शादी ब्याह कर लिए, फिर आइए, ठीक है? क्योंकि अब जो है और कोई इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था। कौन अवस्था? बाल्यावस्था का शुरुआती दौर, मतलब कि बाल्यावस्था का स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग टाइम। हाँ, क्या बोले? भावात्मक विकास के लिए एक डाइजेस्ट काल है। देखिए, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो है भावात्मक विकास के लिए कौन सा काल है? समझ में आया? बाल्यावस्था का शुरुआती दौर जो है वो भावात्मक, इमोशनल मतलब हंसना, रोना, गुस्सा, मोहब्बत, प्यार, इसके लिए एक काल है। कैसा काल है? संवेदनशील। सही बात है। ये पीरियड काफी सेंसिटिव होता है। अगर इस पीरियड में बच्चे को अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलेगा तो वो बिगड़ सकता है। अगर इसमें अच्छा भाषा का माहौल मिल जाए, अच्छा पढ़ने का माहौल मिल जाए, तो बच्चा पढ़ लिख के अच्छा खासा चीज बन जाएगा वो। ठीक है, ये काफी संवेदनशील है। सुस्त और धीमा। सुस्त और धीमा ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं सर, सब फालतू बात है। निष्क्रिय, ये सब भी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है सर, ये सब जो है किसी पीरियड में नहीं होता है। सुस्त, धीमा और परेशानी, मतलब परेशानीदायक, ये सब पीरियड जो है किसी में भी नहीं आता है, किसी काल में नहीं आता। न सैसवा में, न बचपना में, न बालिया में, न किशोरा में, न लिशोरा में, न ही उसके आगे क्या होता है? पछेरा। उसके आगे बनता है छिछोरा। तो किसी में नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास का तो कौन सा कथन सही है? नंबर 1, बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। सही बात है, ये तो अच्छी बात है। विकास में क्या होता है? हर बच्चे का स्पीड, हर बच्चे के बढ़ने का जो है वो अलग होता है, ये सही बात है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि हाँ कभी भी कुछ भी हो जाएगा, है ना, एक क्रम नहीं होगा। सैसवा के बाद ही बाल्या होगा, बाल्या के बाद ही किशोरा होगा, किशोरा के बाद ही कुछ होगा। ऐसी बात नहीं, मतलब सैसवा था, फलिया पर था, उड़ के दौड़ने लगा, ऐसा कोई बात नहीं है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, ये भी बात सही है। विकास हमेशा और निरंतर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस चलता है। यही क्या है? गलत है। तो विकास के संदर्भ में, विकास के संदर्भ मतलब इसके मुताबिक कौन सही नहीं है? यही सही नहीं है। कौन? 4 नंबर आंसर क्या होगा इसका? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा केवल अनुवांशिक कारक से निर्धारित होता है? कौन है जो? आंखों का, आंख का रंग जो है ये आपका अनुवांशिकता डिसाइड करता है। आपके पेरेंट्स का आंख काला है, आपका भी काला, उसका पीला, आपका पीला, उसका ब्लू, आपका ब्लू। तो ब्लू तो किसी का है नहीं होगा। ब्लू के लिए आपको शिफ्ट होना पड़ेगा यूरोपियन कंट्री में, वहीं फिर आपको रहना पड़ेगा, तब फिर आपके बाल बच्चे का आंख ब्लू होगा, वरना फिर उसको भी करिया रह के पीला में गुजर करना पड़ेगा। समझ का क्या है? कैसा आपका माइंड सेट है, ये कौन डिसाइड करता है? इन्वायरमेंट। बिहार का माइंड सेट कैसा है, गुजरात का कैसा है, यूपी का कैसा है, कौन डिसाइड कर रहा है? इन्वायरमेंट। रुचि भी क्या है? इन्वायरमेंट। जैसे मान लिया आप सब कोई टीचर बनने के लिए आए हैं, तो ये इन्वायरमेंट का असर है, क्योंकि आपके फ्रेंड में कौन है? सब वही बन रहे हैं।
भावनात्मक परिपक्वता, ये भी क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कैसा है उसी के हिसाब से आप क्या होंगे? मैच्योर होंगे। अगर इन्वायरमेंट वैसा नहीं है फिर मेच्योरिटी, मतलब कि मेच्योरिटी वैसा नहीं आएगा। तो ये भावात्मक परिपक्वता, रुचि, समाज सब क्या है? सब इन्वायरमेंटल है। तो वातावरण कौन है? आंखों का रंग, हाँ वंशानुगत है, अनुवांशिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे, कौन पियाजे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देता है? तो सबसे पहली बात आते हैं हम लोग संवेदी में। भाई संवेदी में जिस अवस्था में बच्चा आंख नाक कान से सोचता, मतलब ये करता हो, सीखता हो, नकल करता हो, टुकु टुकु खाए देखता हो, वो लॉजिक कहां से लगा लेगा? हलिया पर बच्चा लॉजिक लगा लेगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या? पूर्व यानी कि प्री, इस अवस्था में बच्चा क्या है, उसको सजीव निर्जीव में फर्क नहीं मालूम। गुड़िया को भी आदमी मान के खेल रहा हो, क्या गाड़ी जो घूम घूम कर रहा हो, तो भाई वो गाड़ी घूम घूम कर रहा है, गुड़िया को भी वो सजीव मान के खेल रहा है, तो उस बच्चा में लॉजिक आ जाएगा? अरे लॉजिक नहीं आएगा भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। अब बच्चा मूर्त, मूर्त में तो मालूम है कि मूर्त चीज को देखकर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग कर लेगा। अब यहाँ मूर्त भी है और देखिए अमूर्त भी है, मतलब कॉन्क्रीट भी फॉर्मल भी है। तो एक दिशा फॉर्मल में होगा, मूर्त छोड़ के फॉर्मल में लगाएगा। ठीक, यहाँ मूर्त है, छोटका वाला बात है, बड़का वाला में लगाएगा, एक दिशा मूर्त में लगाएगा। फॉर्मल में क्या होगा? बहुउद्देशीय होगा, मल्टीपल डायमेंशन होगा, मल्टीपल डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? मूर्त होगा। हाँ कि ना? यस और नो? यस, मुड़ी में दम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे, कौन पियाजे के सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? देखिए अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी से आप लोग को ये पियाजे वाला को अंग्रेजी समझ में आता है। क्या बोल रहा है? एज पर, कौन पर? एज पर जीन पियाजे थ्योरी, द प्रोसेस ऑफ, कौन ऑफ? द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन, क्या है? इनकॉर्पोरेट, मतलब कि शामिल है। तो एडेप्टेशन के एनवायरनमेंट में क्या शामिल है? एसिमिलेशन भी शामिल है, एकोमोडेशन शामिल है, और दो और चीज शामिल है, संतुलन और असंतुलन, ये भी है। हमने ये आपको बताया था कि एडेप्टेशन के प्रोसेस में आपको 3 यानी कि 4 होगा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, संतुलन और असंतुलन। असंतुलन, ठीक है। जब बच्चे के माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं बैठेगा तो वहां क्या होगा? वो बच्चा असंतुलित हो जाएगा। फिर वो अपने स्कीमा को रिफॉर्म करेगा और एकोमोडेशन होगा, फिर वो इंफॉर्मेशन बैठाएगा, फिर वो संतुलित हो जाएगा। यही ना एडप्टेशन प्रोसेस, ये पढ़ाए हुए क्लास में, पहले क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से, कौन लिखित में से? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होती है? तो आप देखिए किसके सिद्धांत में? संज्ञानात्मक के विकास में, ज़हनी नशोनुमा में और सीखने में, दोनों में, सीखने और ज़हनी नशोनुमा में आपको संस्कृति का अहम रोल होगा। कौन होगा? ये आपके जुबान पर है, ये तकिया कलाम है आपका, ये लेव वाइगोट्स्की ही होगा, क्योंकि संस्कृति की बात, समाज की बात यही करेगा। ये खाली आपको संज्ञान का बात करेगा। बच्चा एक्टिव लर्नर हो तो ये बात करेगा, ये नैतिकता का बात करेगा लॉरेंस कोहलबर, और एरिक एरिक्सन किसका बात करेगा? ठीक है, ये जो आपको यानी कि मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत का बात करेगा ये ठीक है।
तो इसमें आपको ईगो वगैरह जो होगा तो ठीक है, ये है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? 3 नंबर होगा। हाँ कि ना? यस और नो? यस, यस नो बोलते रहिए ताकि हमको पता चलता रहे कि आप तो जिंदा हैं। लेव वाइगोट्स्की, कौन वाइगोट्स्की? हाँ, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? यानी कि संज्ञानात्मक के विकास की प्रक्रिया में, कॉग्निशन के प्रोसेस में किसकी अहम भूमिका मानी है? वो सामाजिक संपर्क। सही बात है। कंठस्थ का माना है? कोई नहीं माना, ये सब फालतू बात है। और क्या विलंबित नकल, ये भी फालतू बात है, नकल का कुछ नहीं होगा। जैविक, ये कुछ नहीं है। क्या बता सर? ओनली 1 होगा। और इसके अलावा क्या सब माना है? सामाजिक तो है ही, इसके अलावा और क्या सब है? सांस्कृतिक है, और क्या है? खेल भी, और क्या है? भाषा है, और क्या है? हाँ, पार भी है, ढांचा भी है, मचान भी है, चिपड़ी, कोई भी सब है, गोबर सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन कोहलबर्ग? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से, किस चरण में, कौन रूप से? विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। मतलब दिखौल काम कर रहा है, दिखा रहा है काम कर रहा है, मतलब अपने आप को वो अच्छा बनाने के लिए, अच्छा कहलवाने के लिए काम कर रहा। नहीं बोल रहा भाई, सुन लो क्या बोल रहा? किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझ के इस तरीके से व्यवहार करता है कि माता पिता या टीचर जो उससे प्रभावित हो, मतलब वो अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा वाला बात जो होगा तो क्या होगा? गुड गर्ल, गुड बॉय, नाइस गर्ल, यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अब बच्चा 1 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंधन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? जिस अवस्था में बच्चा ये मानता हो कि अगर कोई रूल्स, कानून, नियम अगर 90% लोग को फायदा पहुंचाए तो होगा ये, ठीक है? ये तो होगा नहीं, वैसा बात तो नहीं कर रहा है। इसमें क्या है? कानून व्यवस्था, कोई भी समाज हो या इदारा हो, कोई भी कानून बना दिया है और बच्चा उसको आंखें बंद करके फॉलो कर रहा है, वो समाज, वो कानून समाज के खिलाफ हो या समाज के प्रति हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये बात होगा। आज्ञाकारी, जहां पर मार से बचने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए काम करेगा, वो आज्ञाकारी में आएगा। तो ये सब बात बोला है क्या? नहीं बोला है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये किसमें आएगा? ये पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा, ये कन्वेंशनल में, और ये कन्वेंशनल में, और ये प्री कन्वेंशनल में, है ना। इसका जो है कोहलबर्ग का आपको नैतिकता कितना चरण है? स्तर कितना है? 3 है, स्तर 3 है, और आपको चरण क्या है? 6 है। तो स्तर 3 है, तो ये हो गया आपको तीसरा स्तर, ये हो गया इधर दूसरा स्तर, ये हो गया आपको पहला स्तर। हाँ कि ना? यस और नो? यस, ये सब आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, एक संरचनावादी आधारित कक्षा में, कक्षा कैसा है? कैसा है? हाँ, संरचनावादी है। तो समझिए, संरचनावादी बताए ना आप लोग को। संरचनावादी का मतलब होता है कि वैसा क्लास, वैसा स्कूल या वैसा एनवायरनमेंट जिसको रचा गया हो, गढ़ा गया हो, बनाया गया हो, किसके लिए? बच्चों के लिए। क्यों? सीखने के लिए, जो सीखने के लिए बेहतर हो। बच्चे का सीखना ज्यादा असरदार हो, उसके अकॉर्डिंग हो, उसके लिए क्या ये कक्षा को रचा है। समझ में आया बात आपको? इसको बोलते हैं रचनावादी, संरचनावादी या सृजनात्मक, जो भी हो। तो एक संरचनावादी आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल हो सकता है? उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात, यानी कि एक क्रिएटिव क्लास वो होगा जिसमें
बच्चा और शिक्षक का अच्छा अनुपात होगा, बेहतर रेशियो होगा। क्या ये बात है क्या? इसमें संरचनावाद में इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ मतलब होगा माहौल से होगा, यहाँ मतलब किताब से होगा, यहाँ मतलब मेथड से होगा, पढ़ाने का तरीका से होगा, ये सबसे होगा। यहाँ रेशियो से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण, सही बात है, ये सही है। क्योंकि संरचनावादी क्लास उसको बोलेंगे जब वहां पर संसाधन हो, बच्चा के सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो, प्लस मुद्रक संपन्न वातावरण हो। वातावरण ऐसा हो जो लिखित हो, जो मतलब कि मतलब हर जगह हर लिखा हो, ताकि बच्चा उसको पढ़ करके सीखे। इसको बोलते हैं रिच इन्वायरमेंट। जैसे क्या है कि वहां पर पेड़ है, पेड़ का नाम लिखा हुआ, यहाँ डस्टबिन है, डस्टबिन में लिखा यूज मी, वहां पे लिखा हुआ दीवार पे कोई कोटेशन लिखा हुआ, वहां कुछ लिखा हुआ, वहां कुछ लिखा हुआ, उसको क्या बोलते हैं? मुद्रक संपन्न वातावरण। ये इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि आप जानते हैं जब छोटका खुचकुनिया बच्चा जब पहली बार सीखना मतलब पढ़ना सीखता है, वो सब कुछ पढ़ता रहेगा, हर कुछ सब चीज को पढ़ता रहेगा वो। तो वो अगर वहां इन्वायरमेंट ये रहेगा तो वो सीख लेगा पढ़ना। क्या जैसे आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना कितना चलाते हैं, थकवे नहीं करते हैं। हम लोग जब पहली बार हॉल जोतना सीखे थे तो बहुत जोत रहे थे, मजा आ रहा था। लेकिन जब वही जिम्मेदारी पड़ जाता है, क्या होता है? आदमी अपने हाथ खराब हो जाता है। तो कोई भी पहली बार सीखता है वो तो मजा आता है, इसीलिए ऐसा एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट, विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ क्या? ना तो कंपटीशन होगा, ना ही कंपेरिजन होगा। चर्चा और वाद पर प्रतिबंध गलत है। जिसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए बोला प्रतिबंध। तो क्या ये रचनावादी है क्या? ये सब नहीं, कौन है? सिर्फ और सिर्फ दो है। क्या होता अंदर? दो है, समझे? आसिफ अली जरदारी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन गार्डनर? हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, मालूम है आपको? इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि के बहुत प्रकार होते हैं, इसीलिए इसका थ्योरी फेमस है। वरना बीने हो, साइमन हो या थॉर्नडाइक को ये लोग क्या बोला? कोई बोला एक प्रकार का होता है, कोई बोला दो प्रकार का होता है, कोई बोला तीन प्रकार का होता है। ये गलत है। जितने टाइप्स के आदमी उतने टाइप के बुद्धि। तो ये बात इन्होंने बोला, कैसे? गार्डनर, ये गार्डनर ने, कि बुद्धि के मतलब कि बुद्धि के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उनमें कुछ टाइप्स जो है 8-9 टाइप्स आप लोग पढ़े हैं। अब ये क्या करें क्वेश्चन कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे का संवेग, इमोशन, भावना और मनोदशा को समझने की योग्यता पार्थिव रूप से बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ। किस बुद्धि सब में? किसी और को समझेगा, उसके भावना को समझेगा। तो आपको बताए थे कि ऐसा क्वालिटी किसमें होता है? नेता में होता है। नेता जिस एरिया में जाएगा उस एरिया के लोगों कंडीशन को देखेगा, समझेगा, बुझेगा, फिर उसी के हिसाब से वो भाषण देगा। कौन देगा? नेता। तो नेता लोगों के मनोदशा को समझेगा, कहाँ पे रोड नहीं, कहाँ पे पुलिया नहीं, कहाँ पे क्या नहीं है, वैसे भाषण देगा। तो नेता में कौन बुद्धि होगा? अंतर व्यक्ति। ऐसे क्या होता है? इंटर पर्सनल। तो इंटरफेयर कौन? नेता। और इंटर पर्सनल किसमें होगा? नेता में होगा। हाँ कि ना? हाँ। अब है क्या? इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, है ना? तो जो क्या है, जो किसी चीज के वजूद के बारे में बात करेगा, है ना, हर चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेगा, तो वो किसमें होगा? ये बुद्धि। फिलोसफर में होगा। गणितीय, जो गाएगा बजाएगा उसमें होगा। भाषाई किसमें होगा? जिसका भाषा पे ज्यादा पकड़ होगा, कवि हो, टीचर हो, कहानीकार हो, इन सब में होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? एक नंबर होगा ना? एक नंबर होगा आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ कथन जो यहाँ पर कथन ऐसा दिया हुआ, सिंपल कथन दिया हुआ, सिर्फ कथन लिख दिया। यही बात हिंदी में था तो कथन से पहले कुछ क्लू दिया हुआ था कि आपको कथन को किसके अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है? यहाँ से कथन दिया है, क्या बोल रहा है? एक अध्यापिका, कौन पिका? कक्षा में विभिन्न प्रकार की पाठ सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करती है। सही बात है। कोई टीचर है, कोई मौलिमा है, वो कक्षा में भिन्न प्रकार की पाठ सामग्री, डिफरेंट टाइप ऑफ पाठ सामग्री प्रदान करके एक ऐसा वातावरण बना रही है जो क्या हो? रिच हो। किसके मामले में? प्रिंट समृद्ध, मतलब हर जगह सब लिखा हो, ठीक है, छपा हो, इस टाइप का हो।
तो ये आपको मालूम है कि प्रीण शब्द माहौल क्या है होता है, ये मालूम है। ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो ये सही है। अब मसला ये देखना है कि तर्क सही है कि नहीं है। अगर तर्क सही है तब हम आएंगे थर्ड स्टेप पर, किस पे? व्याख्या पर। अगर तर्क सही नहीं है तो बस व्याख्या कोई बातें नहीं है, बस उसी में छांट लेना है। अब तर्क में अब एक टीचर जो है विभिन्न प्रकार का मतलब कि पाठ सामग्री प्रदान करके वो मुद्रक, प्रिंट, संगीत वातावरण मतलब बनाती है, क्योंकि भाषा विकास वातावरणीय कारक से प्रभावित नहीं होता है। अगर यही बात होता कि होता है तब तो ये क्या होता, दोनों से होता व्याख्या भी करता है, लेकिन क्या बोला कि नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। इसीलिए क्या होगा आंसर, ये सही और आर गलत है। देखें खाली एक जो है एक की पूरा खेल बिगाड़ दिया। समझ में आ रहा आपको? क्या मजा आ रहा है क्या आप लोग को? मजा आ रहा है? चलिए हेलो, अरे हमने बोला मजा आ रहा है, हमें बात नहीं आ रहा है, हमको मालूम आप लोग को बोलने आ रहा है। जेंडर, कौन डर? जेंडर, और एक है लिंग, एक है जेंडर, एक है लिंग। तो ये दोनों में अंतर आप लोग आज से नहीं पूरा पाषाण काल से जान रहे हैं, है ना? ये क्या है? जेंडर क्या है? जो समाज ने बनाया है कि लड़की के साथ में किसी रंग को जोड़ देना, लड़की के साथ में किसी खेल को जोड़ देना, लड़की के साथ में काम को जोड़ देना, ये जेंडर है। यही काम लड़का से करना कि लड़का का ये काम है, ये खेल है, ये रंग है, ये है, वो जेंडर हो गया। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब कि रूढ़िवादी सोच जो है, तो वो जेंडर हो गया। जेंडर क्या है? समाज ने बनाया है कि लड़की ऐसे रहेगी, लड़का ऐसा रहेगा, लड़का बारात लेके जाएगा, नाचते गाते पीते होते खाते होते, वहां से लड़की को लेके आएगा, है ना? ये सिस्टम बना दिया है। लिंग क्या है? लिंग जैविक है, बायोलॉजिकल है। बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? बायोलॉजिकल है। हाँ बिल्कुल। तो जेंडर क्या है? सामाजिक, और लिंग क्या है? जैविक है। हाँ कि ना? यस और नो? क्या ये सवाल भी गलती हुआ था आपका? अगर ये सवाल गलती हुआ है तो इसका मतलब सच में क़यामत आने वाला है, मतलब ये आप दुनिया आखिरी है। भाई जब भी आए लेकिन अभी ना आए, है ना? क़यामत जब भी आए लेकिन अभी ना आए। अभी तो भाई हम लोग शुरू किए हैं। हाँ सब अपना अपना झेले, सब अपना अपना बताए। चलिए हेलो, क्या 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 हम ना है कब करने के लिए? हाँ आपस में बात नहीं करना, वीडियो चला के छोड़ दीजिए। एक सांस्कृतिक, कौन सांस्कृतिक? एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल, बोले स्कूल कैसा है? सांस्कृतिक रूप से वो डाइवर्स है ना? इसमें चौथी कक्षा के शिक्षार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य दिवस होता है, जैसे बिहार का दिवस कब है? बिहार दिवस कब है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च है। उस दिन भी आप लोग कुछ करना है आप लोगों को। तो वैसा ही क्या कर रहा है, कोई स्कूल है वहां का इसका ये कल्चर कैसा है? डाइवर्स है। तो वैसे स्कूल में एक लड़का है जो राज्य दिवस पर एक नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, बिहू, जो कि असम का है ना? क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? अगर स्कूल डाइवर्स है, मल्टी कल्चरल स्कूल है, और ऐसे स्कूल में कोई एक बच्चा बिहू, जो मतलब कि चौथी क्लास के बच्चे जो है वो बिहू नाच परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो क्या ये जो है क्षेत्रीय पक्षपात, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, क्या इसको घटाने के लिए ये कारगर साबित होगा? देखते हैं। हाँ होगा। दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संपर्क और सहयोग जुड़ा, सही बात है। अगर मान लीजिए इस बिहू डांस में बहुत से लोग आएंगे, जुड़ेंगे, उस कल्चर को सीखेंगे, कैसे नाच नाचना है, कौन स्टेप उठाना है, कैसा कल्चर है, ये सब है। तो बताइए इससे क्षेत्रीय पक्षपात घट रहा है कि नहीं घट रहा है? आदमी किसी और का सीख रहा है कल्चर, तो क्षेत्रीय पक्षपात घटाने क्या करना है? किसी और कल्चर को सीखना है, उसी कल्चर को अहमियत देना है, यहाँ मिल रहा है ना?
बच्चा समूह में काम करेगा, उससे जुड़ेगा, देखेगा, नाचेगा, ये क्षेत्रीय पक्षपात घट रहा है कि नहीं घट रहा है? हाँ कि ना? हाँ हाँ, अंतर व्यक्तित्व समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, सही बात है। जब बच्चा बिहू परफॉर्म करेगा तो उस चीज को समझेगा, बूझेगा, इससे क्या होगा? क्षेत्रीय पक्षपात क्या हुआ? घटेगा, ये भी सही है। और इससे बच्चों में एक समझ भी बनेगा कि क्या होता है, ये भी ठीक है। बोल रहा नहीं होगा, यह विद्यार्थी दिमाग में भेद करेगा। कैसे भाई? भाई बच्चा वहां पर उस स्कूल में डिफरेंट या फिर चौथी क्लास में ही डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, लेकिन वो परफॉर्म क्या कर रहा है? बिहू। तो वो किसी और के कल्चर को सीख रहा है ना। तो जो लोकल कल्चर है वो पक्षपात वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ बोला नहीं, कैसे होगा? याद होगा क्या? और फोर क्या बोला? नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति क्या है? प्रतिपादकता को बढ़ावा देगा, ठीक है, फेवर को। तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब आदमी किसी और कल्चर का है, वो कोई और कल्चर को सीख रहा है, तो अपना वहां फेवर वाली बात कहां से आया? यहाँ वाला बात भी ये नहीं होगा। तो न ये होगा न ये होगा, तो क्या होगा? एक और दो, एक दो किसमें है? तीन। आंसर क्या होगा? तीन। चलिए ठीक है। तो पक्षपात घटाने के लिए, पक्षपात को कम करने के लिए, खुद पक्षपात बढ़ता कैसे है? जब आप अपने जबान को, अपने कल्चर को, अपने मतलब कि मजहब को या अपने से जो उसको बहुत कस के पकड़े हो, तब वहां पर पक्षपात बढ़ता है। लेकिन जब इनको छोड़ करके आप किसी और भी कल्चर को सीखते हैं, किसी और मजहब को सीखते हैं, किसी और भाषा को सीखते हैं, तो ये क्या होता है? यहाँ पर रूढ़िवादी सोच क्या होता है? खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अधिगम का कौन गम? अधिगम मतलब क्या? सीखना। सही बात है, सीखना में गम ही है, टेंशन ही। कितना टेंशन से जी रहे हैं आप लोग? अभी नक्शी के आलम में आप लोग है क्या? ये जो है ये क्या है? हश्र का मैदान है। ये छत क्या है? ये क्लास क्या है? हश्र का मैदान है। हाँ, वो सीढ़ी क्या है? उसरात है। और आप लोग किसमें हैं? नक्शी के आलम में है। और हिसाब किताब कब होगा? 8 फरवरी को होगा हिसाब किताब होगा। आपको जन्नत मिलना है कि जहन्नम मिलना है, ठीक है? इसीलिए नेकी कीजिए, नेकी करते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम, सीखने का कैसा मेथड? सीखने का कैसा मेथड? सामाजिक संरचनात्मक मेथड। निम्न में से किस अवधारणा पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? बोलिए। यानी सीखने का सामाजिक संरचनात्मक उपागम किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? मुख्यतः प्रत्यास्मरण, मेनली याद। अरे भाई सामाजिक वाला है, यहाँ पर समाज वाला कोई बात झलकना चाहिए ना। याद काहे कुछ होगा? याद होगा सब कुछ नहीं होगा। सहयोग वाला, हाँ यही तो समाज है, यही तो समाज है, सहयोग वाला बात होगा। सही है कि नहीं है? एक शब्द के जवाब वाले सवाल पर, ये सब फालतू बात है। क्वेश्चन से इसका दूर तक कोई नाता नहीं है, रिश्तेदार में नहीं करता है। मानकृत ये तो कुछ नहीं है, फालतू है। आंसर क्या होगा इसका? 2। बोले हाँ कि ना? यस और नो? यस। आप लोग भी होना बोलते रहिए। आप वीडियो वाला कोई बोले हैं, जो देख रहा है उसको बोले होना बोलते रहिए। भाई देख के बाद में देख के बोलते हो। चलिए, समालोचनात्मक। कौन लोचनात्मक? समालोचन तो समझते हैं ना क्या? कैसा सोच? वैसा सोच जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को सोच करके सोचता हो, क्या बोलते हैं? समालोचनात्मक सोच। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। तो समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने पर है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, ये रूल्स के खिलाफ है। अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। नहीं नहीं नहीं, अर्थपूर्ण होगा, इसलिए गलत है।
समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? नहीं नहीं नहीं, साधक होगा। यही तो सबसे ज्यादा लंबा है ना। आप लोग को क्या करना है, सुबह वाला बता दिया, आप लोग बताते हैं। आप लोग अभी से कोई इंची टेप खरीद लीजिए और हैबिट बना लीजिए। क्वेश्चन जाना है, बस निकालना है, बस ऐसे खाली ऐसे कीजिए, बस टप मारिए, इंची टेप से नापिए, फटाफट मारिए, आधा घंटा में बस बाहर निकलिए। ठीक है, तो विद्यार्थी को चिंतन हेतु समय देकर देखिए समालोचनात्मक चिंतन कैसे आएगा? जब किसी सवाल, सुन लो, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगा? जब किसी सवाल पर बच्चे को टाइम देंगे सोचने का, तब ना बच्चा उस सवाल का नेगेटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों पहलू को सोचेगा, तब ना बोलेगा। तो टाइम दीजिएगा नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, तब ना क्रिटिकल थिंकिंग आएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? यार हाँ कि ना? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं बोलिए, ठीक है भाई। यहाँ जो ना भर भर दिन पढ़ा रहे हैं, वहाँ चेयर पे 10 मिनट 5 मिनट सोते हैं। ठीक है, जिंदगी जो है नहीं बात चल रहा, बटन जल रहा ना। अरे भाई ऐसा मत बोलिए, ठीक है, सच में बोल रहे हैं। यहाँ पर जो सुबह में 5:30 बजे 6 बजे आते हैं, भर दिन यही रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस एक ही उम्मीद खाली है, किसी तरह कामयाब हो जाए, बस यही उम्मीद चल रहा है। किसी तरह खाली एक बार सक्सेस हो जाए, एक बार यूट्यूब पे बढ़िया से मतलब कि आदमी फेमस बन जाए, उसके बाद फिर जिंदगी आराम से जिएंगे। अगर हम यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हुए, बोलिए आप बिस्तर बांध के जंगल निकल जाएंगे, झिंगाला हु वही करेंगे, वहां पर अपने मर्जी पत्ता करते हैं, कभी ये पता लग कभी वो पता नहीं, वहां पर ये सब कपड़ा रखो जी, ये करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन समूह? देखिए वंचित समूह। सबसे पहले बात सीखिए कि वंचित समूह किसको बोलते हैं। हेलो गर्ल्स, ध्यान किधर है, सुनिए। वंचित समूह किसको बोलते हैं? वैसा समूह, यानी वैसे ये जहां से बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला हो, उस चीज से वो महरूम रह गया हो, है ना। जैसे शिक्षा से महरूम, आर्थिक स्थिति से महरूम, है ना, या फिर इन्वायरमेंट से महरूम, या जो भी हो, इन सब से पिछड़ गया है, तो वो बच्चा वंचित है और लाभकारी बच्चा है। ठीक है, जो तो वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थी के सफल समावेशन, तो किस बच्चा का सफल समावेशन करना है स्कूल में, उस बच्चे को एडमिशन करना, किसी बच्चे को जो वंचित हो, तो वैसे बच्चे को विद्यालय में सफल समावेशन एडजस्टमेंट के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? यह महत्वपूर्ण है कि विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माने। नहीं नहीं नहीं, अगर विविधता को, डायवर्सिटी को सीखने की प्रक्रिया में बाधा मानेंगे, तो फिर वंचित बच्चा कैसे फिर स्कूल में आएगा? आ पाएगा वो तो भाई, वो तो चौपट है, अंधेरा खत्म है, तो वो बाधा नहीं है, साधन है। वो ये गलत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि ना? इन विद्यार्थी को एक अलग समूह में नहीं, अलग भी नहीं करेंगे, अलग करेंगे फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट खत्म। सभी विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को अनदेखा करेंगे। नहीं नहीं, ये सब देखा देखिए होगा क्या, ये जो है परिपक्ष, ये जो है क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्कृति जो है उसको अनदेखा नहीं करेंगे, वो सही रहेगा। वो ये सही, ये भी क्या है, गलत है। और सभी विद्यार्थी में जुड़ाव की भावना, हाँ ये ठीक है ना। नहीं करा काम, इंची देखिए भाई, यहाँ पर अनदेखा कितना लंबा लिखा है, अभी ने कितना जगह कर दिया, यहाँ बीच में भी घटा का चिन्ह दिया, घटा चिन्ह था यहाँ पर, दिया, ये सब डाल डाल के लंबा कर जाइए। ये सब देखिए कितना सरस का बात है, कितना सरस कर दिया। ठीक है, आंसर क्या उसका? 4 होगा, हाँ कि ना?
चलिए आगे बढ़ें। एक कौन, एक मुख्य धारा वाले कक्षा, कक्षा कैसा है, मुख्य धारा मतलब किसी एक को जोड़ रहा है ना, इधर तो एक मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम है, क्लासरूम है, उसमें विशिष्ट जरूरत वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। क्लासरूम जो है एक मतलब कि वो ये समान क्लासरूम है, वैसे क्लासरूम में जो स्पेशल बच्चा है उसको आप कैसे समायोजित कीजिएगा। एक योग्यता आधारित अलगाव से, तेज तेज तरफ भूगोल की तरफ नहीं चलेगा, तेज भूगोल मिलकर रहेगा। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा नहीं 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 नहीं, टीवी ने चलवे ना अभी। सामर्थ्य निर्माण, सही बात है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो बच्चा विशिष्ट जरूरत उसके लिए वैसा चीज का निर्माण करना है जिस चीज से बच्चा सीख पाए ये। और संवेदीकरण का ध्यान रखना है, संवेदना का, कि कोई बच्चा किसी का मजाक न उड़ाए, कोई बच्चा किसी को ऐसा बात न बोले जो बुरा लगे, है ना। अंधा बहरा काना कुतरा ऐसा बात बोलेगा नहीं। ये सही है कि नहीं है, हाँ कि ना, यस और नो, यस सब बोलिए। अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, उल्टा बोला, पाठ्यक्रम के बजाय अधिगम पे ध्यान देना है। ये सही है, नहीं है, आंसर क्या होगा इसका, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर, अंक को, कौन को, अंक को और आकृति के स्थानिक विभेदन में कठिनाई, अंक और स्थान में उसको अंक मान स्थान में उसको क्या रहा, कठिनाई हो रहा है। ये किससे जुड़ा हुआ है, मुनज वैफल्य मतलब वैकल मतलब डिसकैलकुलिया, कौन कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। ये क्या है, ADHD है, बार बार ध्यान टूटेगा, कंसंट्रेशन आपका नहीं बनेगा। ये संवेदना बाधित है, ये होगा ASD, डरपोक, घर घुसना, ASD। ये होगा श्रवण बाधित, ये कोई डिजीज है क्या, कुछ नहीं है। ये बहरा अंधा काना कुतरा डिजीज, बल्कि ये एक डिजीज है, मतलब ये क्या है, ये कमी है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया है, इन सब का नाम दिया गया है कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए, दृष्टिबाधित अर्थात अंधा, दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन, मतलब अंधा बच्चा है, अब उसका समावेशन करना कहाँ, क्लासरूम में। तो एज ए अध्यापक, एज ए मौलवी, एज ए मौलविमा, तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को श्याम पट पर सवाल हल करने के कहेंगे, भाई बच्चा अंधा है, वो क्या आपके मुंह में लिख देगा वो, आगे बढ़ते हैं। हेलो चलिए अस्तगफिरुल्लाह। चलिए तो ये सही होगा, नहीं होगा। मानचित्रों और आरेख के अस्पर्शनीय प्रारूप पूर्ण, सही बात है, अंधा बच्चा है, इसको मानचित्र और के आरेख छू छू के सीख लेगा ना, सीखा। देखिए सिर्फ नहीं, वीडियो लंबा चला जाएगा, मेरे ये खाली मजाक करता है। चलिए सही है कि नहीं, ये बात छू छू के पढ़ लेगा क्या, देखिए आप लोग क्या कीजिए, दांत काट लीजिए खुद को, दांत काट लीजिए तो हंसी नहीं जाएगा, कौन से काट लीजिए, अगर आपको तो किसी और तुम काटो, हम पूरा काट सकते हैं, है ना। चलिए हस्त लिखित होगा क्या, नहीं होगा। और अध्ययन
अध्ययन उद्देश्य है, तू लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक बोल रहा है भाई। इस्तेमाल पे प्रोत्साहन ताकि बच्चा सुन सुन के सीख ले, वहां से आवाज निकलेगा क्या, है कि ना। चलिए आप क्या क्वेश्चन कितना में आगे आइए, कितना क्वेश्चन नंबर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोले, पैसे नहीं उसमें। अवधान सुनिए, हेलो कौन धान, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर से जूझते विद्यार्थी के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। आपके क्लासरूम में एडीएचडी वाला बच्चा आ गया है तो एज ए मुअल्लिमा, क्योंकि मुअल्लिमा ही लिखा हुआ ना, तो आप क्या कीजिएगा, लंबी अवधि वाली फिल्म दिखाइएगा। चलो चलो आओ सीरियल देखो, सही है, नहीं खत्म नहीं होने क्या भाई, इस बच्चा का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, आप लंबा लंबा मूवी दिखा रहे हैं, क्या होगा ये सही तरीका नहीं है। एक गतिविधि से दूसरी गति पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देना, मतलब कोई एक्टिविटी कर लिया अब किसी और पे जा रहा है, उसमें आप टाइम दे ही नहीं रहे हैं। इस बच्चा का कंसंट्रेशन बार बार टूट रहा है तो टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये सही है उसके लिए तरीका, ये उसके लिए नहीं है। किसके लिए, एडीएचडी के लिए नहीं है। एक ही समय पर कई कार्य करने को देना, एक ही टाइम पर ढेर सारा काम, बेचारा से एक काम नहीं हो रहा है, उसको ढेर सारा काम थमा दिए, करेगा वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। कार्य पत्रक सुनिए, हेलो कार्य पत्रक काम को, किसको, काम को छोटे छोटे प्रबंधी के खंड में बांट देना। हाँ, इसलिए कि बच्चा एडीएचडी वाला है, वो क्या हो रहा है, तुरंत तुरंत क्या रहा है, उसका कंसंट्रेशन टूट रहा है। अगर उसको काम को टुकड़ा में बांट दिए हैं तो कुछ कुछ मिनट का काम होगा, फिर उसको करेगा, फिर उसको करेगा, फिर वो काम वो पूरा कर लेगा। तो ऐसे बच्चे के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन है, 4 नंबर, हाँ कि ना, यस और नो, यस। क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापिका, आपको मुझे समझना होगा, एक अध्यापिका द्वारा, किसके द्वारा, विद्यार्थी को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। एक अध्यापिका को बच्चों को किस लिए क्या करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने और अर्थ ग्रहण करने के लिए, सही बात है, इसी के लिए तो करना है मोटिवेट, मोटिवेट। दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रटा देना, क्या सही है, नहीं नहीं, ये तो गलत तरीका है, इसके लिए मोटिवेट नहीं करना है। श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतरना, नहीं नहीं, इसके लिए मोटिवेट नहीं करना, नहीं नहीं, ये चल ना। एक अटल तरीके से समस्या, मतलब एक ही तरीका से, फिक्स तरीका से कोई समस्या का समाधान निकालना, क्या सही है क्या, नहीं नहीं, ये सब गलत तरीका है। अगर ये सब कीजिएगा तो फिर क्या होगा, बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, तो कौन होगा मोटिवेट, मौलिमा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्र रणनीति को बढ़ावा दे रहा है। यानी कि कौन ऐसा बात है जो एनईपी के हिसाब से टीचिंग मेथड को के रणनीति को बढ़ावा मिल रहा है। वेधन और पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास गलत है, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ बच्चा एक्टिव लर्नर है, खुद से कर क्या करेगा, वो सीख लेगा, हाँ कि ना, हाँ। रटना नहीं 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 नहीं, अन्वेषण आधारित सही बात है, खोज के आधार पर बच्चा सीखेगा, सही बात है। चर्चा सही बात है, ये सब दोनों क्या सही बात है। अंतर क्या होगा इसका, 4 और 3 और 3 4 किसमें दिया हुआ, 3 नंबर, आंसर क्या होगा, हो कि ना। कल छठा ओटीएस है, याद रखिएगा, कल जो है
जो बच्चा अब तक 100 पार नहीं किया है वो कल कोशिश कीजिए। कल आज आपको पूरा रात है, कल पूरा दिन है, भर रात भर दिन में क्या कीजिएगा, सबको चबा जाइए, रट के घोट के पी जाइए। कि बच्चा के लिए रटना नहीं, लेकिन आपको पूरा को रट जाइए, सब पढ़ लीजिए, जितना कुछ है सब पढ़ लीजिए, ठीक है। या तो पागल हो जाइए या 100 को पार कीजिए, दो ये काम करना हम लोग को। और सही में कह भाई, अब तक 5 ओटीएस कब कीजिए 100 पार? 50 गो ओटीएस में 5 गो ओटीएस हो गया, छठा में सब क्या करना है, 100 पार। अब की बार 100 पार। निम्न में से, कौन में से, निम्न का मतलब समझते ना, नीचे में से प्रभावशाली, कौन शाली, और अर्थपूर्ण, कौन पूर्ण, अधिगम में मदद करेगा। मतलब नीचे में से, हेलो कौन लोग, नीचे में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सीखने में हेल्प कर रहा है? नंबर 1, मानकीकृत स्टैंडर्ड, नहीं स्टैंडर्ड चलेगा नहीं। परीक्षा केंद्रित नहीं, ये भी नहीं चलेगा। अन्वय समय सारणी, अन्वय क्या फ्लेक्सिबल है? तो फ्लेक्सिबल नहीं दिया हुआ है, अच्छा इनफ्लेक्सिबल है, नहीं इनफ्लेक्सिबल नहीं, बल्कि लचीला, लच करे, ये लच नहीं कर रहा, ये होगा नहीं होगा। हाँ, ये है आपको अधिगम कर्ता केंद्रित, बाल केंद्रित, कौन केंद्रित, बाल केंद्रित है। आंसर क्या होगा, ये 4 ही होगा, हाँ कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन 20, 24। निम्न में से, कौन में से, क्या निम्न में से, हेलो, अरे भाई बात नहीं कीजिए, बातचीत मत कीजिए, सीरियस मोड में रहिए, कल ओटीएस है। निम्न में से क्या, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करेगा? इनमें से कौन ऑप्शन है जो क्लासरूम में अधिगम सहायक माहौल पैदा करेगा? विद्यार्थी के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, सही बात है, हर विद्यार्थी दूसरे का हेल्प करेगा, है ना, तो अच्छी बात है, ये अच्छा इन्वायरमेंट है। शिक्षा शास्त्र के प्रति अनमय कठोर रवैया, नहीं, अनमय कठोर रवैया नहीं चलेगा। प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टि, नहीं प्रदर्शन नहीं बल्कि सीखना। ये बोला परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा, मतलब मार्क्स पे ध्यान दे रहा कि बच्चा कितना नंबर लाया। वो नंबर लाने के लिए सिखाना नहीं है, बल्कि नंबर कितना ला रहा है इस पे फोकस कर रहा है। ये सही बात है क्या? नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना नहीं, सकारना है, सकारना, नकारना बोल रहा है। तो आंसर क्या उसका? एक। क्वेश्चन नंबर कौन चीज 25। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में क्या है, बाधक है? समस्या के समाधान की प्रक्रिया में क्या वो बाधक होगा, उससे समस्या समाधान का निकलेगा नहीं। अनुरूपों का इस्तेमाल, ये सही बात है। अनुरूप मतलब जो समस्या का समाधान करने के लिए आप जो तरीका पहले अपनाए थे, आप उसी टाइप का तरीका आप सोच रहे हैं, ये तो हेल्पफुल है, कहीं वो तरीका काम कर जाए, ये अच्छा बात है। साधन लक्ष्य विश्लेषण मतलब कि इसमें, इस समस्या के समाधान में क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या जरूरत की चीज में इस्तेमाल आ सकता है। इससे भी क्या होगा, समस्या समाधान होगा कि नहीं होगा। अनुक्रिया समुच्चय ये नहीं होगा, क्यों बता रहे अभी। अमौखिकरण, मौखिकरण इसलिए देखिए, मान लिया कोई बच्चा समस्या का समाधान कर रहा है, वो बच्चा बोल के कर रहा है, अरे इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे कैसे होगा, अरे वो ऐसे से, तो टीचर बगल में सुन रहे हैं ना, क्या करे वो सुन करके जब बच्चा गलत तरीका से सोचेगा बोलेगा तो टीचर टोकेगा, अरे ऐसा मत करो, देखो तू कुछ और अपना करो, है ना। इससे क्या होगा, समस्या समाधान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देखिए, नेगेटिव वर्ड में 2 चीज आता है, एक आता है आपको रिस्पॉन्स सेट, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। एक होता है आपको व्यू ऑफ, सॉरी,
इंटिटी, है ना, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। अगर ऐसा कोई बात दिया हुआ, इसका हिंदी कुछ और है, इससे मतलब नहीं है। अगर ऑप्शन में ये बात, क्योंकि अंग्रेजी में बता बगल में रिस्पॉन्स सेट रहे या व्यू ऑफ इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी रहे, ये दोनों कभी भी आंसर, जैसे कंपटीशन कभी आंसर होता है, कंपेरिजन होता है, वैसा ये भी नहीं होगा। का है रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है कि बच्चा हर सवाल का एक ही जवाब देगा, है ना, एक ही जवाब देगा, हर सवाल के लिए एक ही बात बोलेगा। तो भाई इससे कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। वही बात है व्यू, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, इसमें भी क्या है, फिक्स तरीका है, तो ये भी कभी भी आंसर नहीं होगा। आपके सीट में बार बार से वर्ड डाल रहा है, इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, हाँ ये, और कंपटीशन कंपेरिजन, ये सब नेगेटिव वर्ड है। देखिए यहाँ रिस्पॉन्स सेट दिया हुआ है रिस्पॉन्स सेट, क्या कभी आंसर होगा, है ना, होगा ना। ये सवाल आप सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। अरे ध्यान छोड़िए, सब आएंगे सब जाएंगे, लेकिन आपको यही रहना है। किसी संप्रत्यय के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहित भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही रूप से ध्यान देना चाहिए। सही बात है। बच्चों में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हमको नकारना नहीं है, बल्कि उसको सकारना, मतलब उसका चर्चा करना है। अच्छी बात है, क्योंकि भ्रांतियां जो बच्चा कहां बनाता है, अपने इन्वायरमेंट में, सहज अभिक्रिया द्वारा। कोई बात है उसको वो सुन सुन वो अपने माइंड में बैठा लिया, चलो ऐसा सा बात है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसके भी तो कुछ लॉजिक लगेगा, तो वो भ्रांतियां बनाने में कुछ न कुछ लॉजिक लगाया होगा। तो हमको ऐसे भ्रांतियों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये सही बात है। अब देखते हैं आर सही है कि नहीं है। अगर आर सही है फिर आगे देखेंगे कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आर गलत है हटा दिए, व्याख्या कर भी नहीं करे, आप हटाओ, ढूंढो अंदर से। भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती है, सही बात है, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। वो कुत्ता रास्ता काटता है, बिल्ली रास्ता काटता है, कुत्ता रात में बोलता है ना, चुड़ैल का पैर टेढ़ा आता है, लाल साड़ी पहनती है, कुछ तो लॉजिक होगा ना। हाँ लालो पहनती है शादीशुदा जो है, जो चुड़ैल का शादी होता है वो लाल पहनती है, जिसका नहीं हुआ वो उजला पहनेगी। बल्कि वे विद्यार्थी द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाएगा सरल सिद्धांत। सही बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे बच्चे के लॉजिक को हम लोग अनदेखा नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कैसे बना रहा है, अपने इन्वायरमेंट से ऐसा लॉजिक बना रहा है। तो बात ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है कि क्यों नहीं करेंगे भाई। उसका वजूहात क्या है, ये वजूहात है, हाँ कि ना, यस और नो? यस। आंसर क्या हुआ इसका? एक। आप लोग वजूहात समझते हैं? वजू समझते? वजू यहां से हाथ कर धोना, तो वजू, यही वजू वाला हाथ यहां से धो लिया, ये वजू वाला हाथ हो गया, वजूहात। वजह जो है ना, वजह सुनिए, वजह का जमा क्या होता है? वजूहात होता है। वजह मतलब रीजन, रीजन्स हो गया। ऐसे मजाक में बोलते वजू वाला हाथ, मजाक में बोलते हैं। चलिए, संवेग और संज्ञान क्या जानते हैं आप लोग? अच्छे समझ में कि संवेग संज्ञान क्या आपस में जुड़ा हुआ अलग है क्या? ये नहीं है। संवेग अगर खराब है संज्ञान खराब होगा, अगर संज्ञान अच्छा संवेग अच्छा रहा होगा। दोनों क्या एक दूसरे पर असर डालता है। तो संवेग और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उच्च सही है, सही है, सही लिखा हुआ है। तो संवेग और संज्ञान के बारे में कौन कथन क्या है जो सही है? उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। सही बात है। जब आप हाईली डिप्रेस होंगे, जब आप हाईली स्ट्रेस होंगे, तो क्या होगा? आपका लर्निंग होगा? नहीं होगा। ये सही बोल रहा है ना? सही बोल रहा है ना? रुचि अधिगम में बाधक है, नहीं, गलत बात बोल रहा है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक नहीं, गलत बोल रहा है। जब आप स्ट्रेस में जब सीखेंगे कैसे? सीख पाएंगे क्या? जब आप में स्ट्रेस है, जब आप में डर है, जब आप फियर है, तब सीख पाएंगे? कभी नहीं। और रुचि अधिगम में सहायक, गलत बात है। अंदर क्या होगा? एक होगा, हो कि ना?
क्या क्या बोले आप, फिर बोलिएगा। एक कैसे होगा, सुनिए। उच्च स्तरीय तनाव, ज्यादा बच्चा जब डिप्रेस रहेगा वो सीखने में बाधक रहेगा। यही बात सही है ना, कि जब बच्चा डिप्रेस ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस फील ज्यादा करेगा, तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो बोल रहा कौन कथन सही? यही तो सही है। बोला नहीं सीख पाएगा, अच्छा बात बोला ना। और ये क्या बोल रहा है कि जब बच्चा स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस ज्यादा फील करेगा वो सीख पाएगा। गलत बोल रहा ना, नहीं बोला गलत। तो बोला कौन सही है? तो ये सब गलत है, ये बोला सही है। समझे बात? नहीं समझे? आप ही को बोल रहे जो पूछे थे, नहीं समझा बात? नहीं समझे? चलिए ठीक है, सुनिए। संवेग संज्ञान है ना, इमोशन कॉग्निशन है ना, प्यार मोहब्बत, घिरना, हंसना, रोना, डर, ये सब इमोशन में आता है। संवेग संज्ञान बुद्धि दिमाग, इससे जुड़ा हुआ कौन कथन सही है? इन दोनों से जुड़ा हुआ कौन कथन सही है? कोई बात यहां तक? अब बात है क्या, उच्च स्तरीय तनाव, ज्यादा बच्चा स्ट्रेसफुल है, टेंशन में ज्यादा है, तो वो अधिगम में बाधक है। ये बात सही बोला कि नहीं बोला? बोलिए, आप बोलिए, सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला बात। ये सब बोल रहा है क्या कि रुचि सीखने में बाधक है, ये गलत बोल रहा है ना। तो इसीलिए आंसर ये लिया है। आप समझे? आप ये सब सही है लेकिन इसको नहीं बोल रहा है लोग। ये सही में नहीं है तो नहीं है तो सही में, इसी तरह बोल रहा है सही कौन है। समझे? क्या समझ में आया? तो सब मुंह में हो रहा है। ओह, च्यवनप्राश खाइए, डाबर च्यवनप्राश, ठीक है। कक्षा में अगर वही हम बड़का यूट्यूबर रहते तो भाई डाबर के बारे में बोले हैं, अब आपका ऐड के लाइए कुछ, लेकिन डाबर के बारे में चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ ला के बांट भी देंगे फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। कक्षा में किसमें? विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने के लिए कौन युक्ति सही है? कक्षा में बच्चों क्या कर रहा है? कौन वेट? मोटिवेट करने के लिए कौन युक्ति अच्छा है? कक्षा में विद्यार्थी के अधिकतम सहभागिता बढ़ा देना से बात है। कक्षा में ज्यादा से ज्यादा बच्चा सहभागी हो, पार्टिसिपेट करे, ये अच्छी बात है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं, विद्यार्थी को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम करना से बात है। भाई आप अपने लक्ष्य के हिसाब से काम कीजिए, लेकिन वो आपका इंटरेस्ट का होना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, ये मोटिवेट करे बच्चे को। विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना, ये भी तो अच्छी बात है भाई। तो क्या है आपको 1 3 और 4, 1 3 4 किसमें है? 2 में। आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षा में समान अभिगम यानी कि पहुंच एक विषय है। सुनिए, इसका अंग्रेजी वर्जन देखिए क्या क्या हुआ। देखिए, इक्वल, कौन इक्वल? इक्वल का मतलब समान होता है, इनइक्वल मतलब असमान। इक्वल एक्सेस समान पहुंच टू एजुकेशन सिक्योर। इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ। तो शिक्षा में समान पहुंच ये किसका विषय है? किसका विषय है? राइट का विषय नहीं है, अधिकार का विषय नहीं है, नहीं है। RTE 2010 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार संविधान में आर्टिकल 21 का ए में या क में अंकित है कि नहीं है? यही ना है शिक्षा का अधिकार। तो ये जो दिया है भाई कि सब बच्चों को समान शिक्षा मिले, ये आपका अधिकार न हुआ? ना हुआ अधिकार। सुविधा तो नहीं है, बहिष्कार नहीं है, अलाभ नहीं, क्या ये अधिकार है आपका, है कि नहीं है?
कितना आसान है, एकदम हलवा है। विद्यार्थी के अधिगम को समर्थन देने के लिए, हेलो हेलो, किसके अधिगम को आप समर्थन दीजिएगा? विद्यार्थी के अधिगम को। तो एज ए मुअल्लिम और मुअल्लिमा, एज ए अध्यापक और अध्यापिका क्या कीजिएगा? योग्यता के इकाई दृष्टिकोण को बढ़ावा दीजिएगा। ये बात समझ में आया आपको? ना आया ना? अब देखिए इसका देखिए क्या लिखा हुआ, क्या हुआ है? प्रमोट इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी होगा। इसका हिंदी कुछ लिख दे, इसका हिंदी लिख दे क्या? ये हेल्पफुल है, सहायक है, पार है, क्या क्या है, क्या क्या है, खोज है, सब चीज करके सीखना है, सब चीज लिख दे। लेकिन अंग्रेजी में लिख दे व्यू ऑफ इंट्यूटिव व्यू ऑफ एबिलिटी, कहानी खत्म खत्म, कुछ नहीं यहां पर। तो होगा अंदर क्या? इसलिए हमने बोले इसका आप पढ़ लीजिए। ये होगा? नहीं होगा। विद्यार्थी की रुचि को दरकिनार करना नहीं, दरकिनार नहीं, दरकिनार नहीं करेंगे। विद्यार्थी के व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति विचारशील, सही बात है ना? व्यक्तिगत भिन्नता तो क्या है भाई? सब बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंस, इसमें हमको विचार करना पड़ेगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन मुखी लक्ष्य की ओर नहीं, प्रदर्शन नहीं, सीखना। आंसर क्या उसका? ठीक, जाइए आप लोग घर जाइए। 6 to 8 वाले रुकेंगे और पेपर हिंदी 1 वाले रुकेंगे। हिंदी 1 का भी क्लास होगा और पेपर 2 में एसएसटी का क्लास होगा। बाद में सब बच्चे घर जाएंगे।